student, welcome to my YouTube channel Theory Nursing Lectures. Dear students and viewers, जो तैयारी कर रहे हैं कमीशन के एग्ज़ाम की, उनके लिए आज मैं ये सेकंड पार्ट बना रहा हूँ अपनी वीडियो का, जो कि डोसेज कैलकुलेशन के बारे में है। एक ही फार्मूले से हम तमाम प्रॉब्लम्स को इंशाअल्लाह ताला सॉल्व करेंगे, लेकिन उन चीज़ों को समझने से पहले आपके लिए ये जानना कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, जिस पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। बिफोर दिस इज कैलकुलेशन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 जो चीज़ है वो है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होते हैं ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के बराबर है, लेकिन उसकी शक्ल कुछ चेंज है। इसको हम यूं कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हम इस तरफ लिखते हैं 4 लेफ्ट हैंड साइड पर और इक्वल टू हम लिखें 4, ये अगर हम लिखते हैं तो ये तो हो गया इक्वल हो गया। लेकिन अगर इसके बजाय हो 2 प्लस 2 हो या 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 हो, ठीक है जी। इसी तरीके से जो है हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स। तो इसमें हम देखें कि 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, यानी कि ये बात एक ही है, लेकिन इसकी लुक डिफरेंट है। यानी कि लुक डिफरेंट होती है लेकिन उनकी मीनिंग सेम होती है। इस चीज को हम कहते हैं इक्विवेलेंट। सिंपल तरीन आप यूं समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर देखें 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स। अब देखिए 2.2 पाउंड्स के लिए या 1 kg के लिए बात एक ही है, लेकिन चूंकि लुक यहाँ पर डिफरेंट है या अगर किसी हम एक ऐसे शख्स को कह रहे हैं जिसे पढ़ना नहीं आता, तो वो कहेगा ये तो दोनों चीज बराबर ही नहीं है। लेकिन ऐसे मकसद है कि स्टूडेंट और एक पढ़े लिखे शख्स के तौर पर अगर आपको ये मालूम है कि पाउंड के बारे में मालूम है, किलोग्राम के बारे में मालूम है, तो आप इसको कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ये दोनों चीजें एक ही हैं। तो इस बात को हम कहते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है। सेकंड चीज इक्विवेलेंट के बाद जो आपको मालूम होनी चाहिए वो है कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है जी। कन्वर्जन फैक्टर की डेफिनेशन हम यूं कर सकते हैं कि स्मॉलर यूनिट्स इन ए लार्जर यूनिट आर कॉल्ड कन्वर्जन फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल कि 1 kg ये लार्जर यूनिट है, kg किलोग्राम, और स्मॉलर यूनिट इसका होता है ग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं वो हमने देखा यहाँ पे 1000 है, तो कन्वर्जन फैक्टर हो गया 1000। यानी कि एक लार्जर यूनिट में कितने स्मॉलर यूनिट है, तो ये स्मॉलर यूनिट हो गए 1000, ठीक है। इसी तरह से 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स, तो 2.2 पाउंड्स इज कन्वर्जन फैक्टर इन बिटवीन पाउंड एंड किलोग्राम। सिमिलरली 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो एक इस लार्जर यूनिट में कितने स्मॉलर यूनिट हैं, ये 1000, तो 1000 हमारा हो गया कन्वर्जन फैक्टर। Similarly, 1 inch is equal to 2.5 centimeter. 2.5 centimeter is conversion factor in between inch and centimeter. Similarly, 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Here 10 is the conversion factor because 1 centimeter is a larger unit and it has 10 smaller units, that is millimeter. So 10 is conversion factor. तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए डोसेज कैलकुलेशन में इक्विवेलेंट्स का जानना और नंबर 2 जो बात थी कन्वर्जन फैक्टर, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फर्दर और मशहूर जो इक्विवेलेंट्स हैं वो आपको देख सकते हैं, ठीक है। कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मेमोराइज कर लें, और अगर ये आपको मालूम नहीं होंगे तो आप कभी भी डोसेज कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ये हमारे पास क्वेश्चन है जो कि पिछले कमीशन के एग्जाम में आया है, ठीक है।
तो इसमें था द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स आर 0.125 मिलीग्राम डिजॉक्सिन orally, tablet containing 0.25 milligram is available. How many tablets will be administered? ये क्वेश्चन हमारे पास था। अब इस क्वेश्चन का मतलब आप समझ लें, ये जो फिजिशियन ऑर्डर है, ये जो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर जो है वो, इसका मतलब है कि डॉक्टर ने जो ऑर्डर दिया वो क्या है, 0.125 मिलीग्राम है। इन चीज़ों को आपका समझना भी जरूरी है, इसकी डेसिमल की इंफॉर्मेशन आपको, डेसिमल की नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद टैबलेट कंटेनिंग 0.25 मिलीग्राम इज अवेलेबल, यानी अवेलेबल जो डोज है हमारे पास, जिसे हम ऑन हैंड डोज भी कहते हैं। जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं तो हमारे पास हमें जो टैबलेट मिलती है, देखने को मिलती है 0.25 जी, तो हमने ये देखा कि डॉक्टर ने तो 0.125 लिखा था और ये 0.25 है। तो अब सवाल भी आपसे यही किया जा रहा है कि आप कितनी टैबलेट देंगे क्लाइंट को, और उसके ऑप्शन हमें दिए गए थे 1 टैबलेट, 1/5 टैबलेट, सी ऑप्शन था 2 टैबलेट और डी ऑप्शन था 1/2 टैबलेट। ठीक है जी, ये आपको सवाल दिया गया और ये इसके ऑप्शन दिए गए थे। अब इसमें से क्या आंसर होगा, तो डेफिनेटली आप इसको किसी ना किसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद ही आप जो है वो इसको प्रॉपर तरीके से आप बता सकेंगे, या सही जवाब, करेक्ट आंसर आप बता सकेंगे कि इसका क्या आंसर है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, और वो फार्मूला आप तकरीबन तमाम प्रॉब्लम्स, चाहे वो टैबलेट फॉर्म के लिए हो, इंजेक्शन फॉर्म के लिए हो, ठीक है, सिरप फॉर्म के लिए हो, कैप्सूल के लिए हो, सब में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और वो फार्मूला है ऑन हैंड डोज इज इक्वल टू ड्रग ऑर्डर। ये है आपके लिए फार्मूला, जो कि यूं कह लें कि जादू की छड़ी साबित होगा। अगर आपको ये फार्मूला आपने अच्छी तरह समझ लिया और इस क्वेश्चन को समझ लिया, इसके बाद इसकी प्रैक्टिस कर ली, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मुख्तलिफ आपको एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है, वो आप सॉल्व कीजिएगा। उनको सॉल्व करने के साथ उनके जो है फिर मैं आंसर भी दे दूंगा वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको टैली कर लीजिएगा। और यहाँ पर भी हम 4-5 जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अभी इक्विवेलेंट की बात नहीं आई, यहाँ पर तो मिलीग्राम और मिलीग्राम ही तो सेम है, तो यहाँ पर उसका मसला नहीं हुआ। लेकिन नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम लेने जा रहे हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो इक्विवेलेंट का जो था प्रॉब्लम वो किस तरीके से इस्तेमाल में आता है। तो ये फार्मूला याद रखना आपके लिए जरूरी है कि ऑन एंड डोज इज इक्वल टू ड्रग ऑर्डर। अब इस सिनेरियो से मैं आपको यहीं पर ये एक्सप्लेन कर दूं कि ऑन एंड डोज का क्या मतलब है। ऑन एंड डोज का मतलब ये है कि जो हमारे क्लाइंट के पास मेडिसिन अवेलेबल है, यानी जो हमें हाथ में मिली, दैट इज ऑन एंड डोज, कि वो टैबलेट जो हमारे हाथ में आई वो कितने मिलीग्राम की है, वो इंजेक्शन कितने मिलीग्राम का है, और ऑर्डर क्या किया गया है। जो ऑर्डर किया गया तो जाहिर है कि वो क्या, कौन सा ऑर्डर है, वो ड्रग ऑर्डर कहलाएगा या फिजिशियन ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, तो ड्रग ऑर्डर या फिजिशियन ऑर्डर जो है वो ऑन एंड डोज के बराबर जाना चाहिए, यानी कि वो जो हमें क्लाइंट को देना है वो दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने ये फार्मूला लिखा है। इसके अलावा ये जो प्रॉब्लम है, इसके अलावा भी कुछ मेथड हैं, 2 और मेथड भी हैं, ठीक है, जिसमें डिजायर्ड डोज की बात होती है, अवेलेबल डोज की बात होती है, उस तरफ से भी हम कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस एक ही तरीके का, क्योंकि आपको मसला हल करना है, उसमें उलझन में नहीं पड़ना है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने ये देखा कि जो हमें ऑर्डर किया गया था वो 0.125 मिलीग्राम था, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि 0.125 मिलीग्राम देने के लिए हमें कितनी टैबलेट देना होगी। इसलिए हम यहाँ पर हमेशा x उसके साथ टैबलेट लफ्ज लिख लेंगे। अगर कोई क्वांटिटी है इंजेक्शन की तो इंजेक्शन की हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बात थी, तो हमने इसलिए यहाँ पर ड्रग ऑर्डर में जो है नीचे हमें मालूम नहीं था कि कितनी टैबलेट देनी है, इसलिए हमने x लिख लिया है यहाँ पर। जब k इक्वल टू के इस तरफ आ जाए तो ऑन हैंड डोज है, ठीक है जी। ऑन एंड डोज में हमारे पास यहाँ जो जुमला लिखा हुआ था या सेंटेंस लिखा हुआ था, टैबलेट कंटेनिंग 0.25 मिलीग्राम इज अवेलेबल, इस लफ्ज अवेलेबल से ये जाहिर होता है कि ये ऑन एंड डोज है, ठीक है जी।
तो हम क्या करेंगे, ऑन एंड डोज साइड पर जो है एक हम रेशो बना लेते हैं, ये है 0.25 जी मिलीग्राम, सॉरी 0.25 मिलीग्राम। ये कितने टैबलेट में, 1 टैबलेट में, इसलिए यहाँ पे 1 टैबलेट हम लिखेंगे। तो ये है हमारे पास ऑन एंड डोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि हमने सिर्फ जो मिलीग्राम, ये जो मिलीग्राम था, ये जो टैबलेट था लफ्ज, ठीक है, मिलीग्राम और टैबलेट ये अल्फाज हमने छोड़ दिए और एज इट इज इसको लिख लिया। देखिए 0.25 अपॉन 1 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू आप लिखेंगे अगर सॉल्व कर रहे हैं तो प्रॉब्लम। ये आपका जेनेटिक नर्सिंग के जो आपका थर्ड सेमेस्टर है मैथमेटिक्स उसका हिस्सा है, वहां पर आपको करना होगा। इसके बाद और जो बेसिक कर चुके हैं वो इसको सॉल्व कर चुके होंगे। यहाँ पर भी हमने क्या किया, 0.125 लिखा है, मिलीग्राम छोड़ दिया, टैबलेट छोड़ दिया, तो अपॉन एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करता है, यहाँ का डिनोमिनेटर यहाँ के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करता है। इस फ्रैक्शन बार के ऊपर का जो हिस्सा है न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा डिनोमिनेटर कहलाता है, ठीक है जी। तो इस x से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25x और इक्वल टू का साइन आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखें ये 1 था, 1 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 0.125 इंटू 1। ये मैंने इजाफी एक बढ़ा दिया है स्टेप, लिख भी दिया है और ये बढ़ा भी दिया है ताकि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि हमें चूंकि x की वैल्यू मालूम करनी है, तो आपको मालूम है कि जो वैल्यू मालूम करनी होती है उसे हमें अकेला निकालना होता है। तो यहाँ पर देखिए 0.25 x है, यानी ये अगर कोई नंबर बीच में कोई साइन ना हो तो इसका मतलब है कि एक अननोन वेरिएबल हो तो वो उसको बराबर वाला जो नंबर है मल्टीप्लाई कर रहा होता है। तो 0.25x मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो वहां जाकर वो डिवाइड करता है पहले से मौजूद नंबर को। और पहले से मौजूद क्या था 0.125 इंटू 1, तो इसका मतलब है 1, ये आंसर आएगा, 0.125 आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पर। ये और नीचे क्या आ गया, यहाँ से 0.25 इधर मल्टीप्लाई करा था, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा। जब इसने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो है वो आंसर आ गया 0.5, ठीक है जी। डेसिमल के डेसिमल का 0 का 0 और 25 का 25 5 सा 125, यानी कि इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो 0 ये 5 आंसर आएगा। तो 0.5 इधर आया। 0.5 हम आंसर नहीं लिख सकते, उसकी वजह क्या है कि चूंकि यहाँ पे टैबलेट की बात है तो टैबलेट की फॉर्म में हमें आंसर फ्रैक्शन में ही देना होगा, ये बात याद रखनी है हमें। तो 0.5 का मतलब होता है हाफ, तो हमारा आंसर हुआ x इज इक्वल टू 1/2 और टैबलेट, ठीक है जी। तो ये जो है अब हम देखेंगे कि जो हमारे रेस्पॉन्सेज दिए गए थे उसमें हमारा जो डी जो है हमारा ये आंसर बनता है। लेकिन आपने ये बात नोट की डियर व्यूअर्स कि देखिए आपको कमीशन में जो है सवाल ये दिया जाता है, इस तरह का सवाल दिया जाता है, लेकिन कितना सारा सॉल्व करना है। तो ये आप में एबिलिटी उस वक्त आएगी जब आप कंटिन्यूसली इसकी कुछ प्रैक्टिस कर चुके होंगे। जब आपने ये प्रैक्टिस कर ली होगी तो फिर ये आप जो है एक रफ वर्क में भी के तौर पे भी कर सकते हैं, ज़बानी भी कर सकते हैं, यानी कि जस्ट इमेजिनेंसी में लाकर उनको सॉल्व कर सकते हैं आप, अगर इजी क्वांटिटीज़ हैं। अगर डिफिकल्ट क्वांटिटीज़ हैं तो फिर आप अपना रफ वर्क कीजिएगा और रफ वर्क करने के बाद जो आंसर आए, जिस तरीके से हमने आंसर निकाला है, तो इस तरीके से उस रेस्पॉन्स को आप जो है वो टिक कर देंगे, इनसर्किल कर देंगे, या अगर आपको आंसर बुक दी गई है तो उसको आप जो कॉलम है या जो रेस्पॉन्स है उसको आप फिल कर देंगे। हमारा सेकंड जो एग्जाम्पल है या सिनेरियो है उसमें पहले हमने बात की थी टैबलेट की, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कैप्सूल के हवाले से, ठीक है। तो ड्रग ऑर्डर इज एम्पिसिलिन 0.5 g यानी कि ग्राम, द डोसेज सप्लाई इज 250 मिलीग्राम, हाउ मेनी कैप्सूल शुड बी एडमिनिस्टर्ड। ये हमारा क्वेश्चन है कि फिजिशियन ने ऑर्डर किया है एम्पिसिलिन 0.5 g, ठीक है जी, लेकिन डोसेज सप्लाई जब हम क्लाइंट के पास उसको कैप्सूल देने के लिए गए तो उसके पास जो कैप्सूल था वो 250 मिलीग्राम का था। तो अब सवाल ये किया गया है कि हाउ मेनी कैप्सूल शुड बी एडमिनिस्टर्ड, हमें कितने कैप्सूल देने हैं। तो इस
में ये हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर जो ड्रग ऑर्डर है वो 0.5 जी यानी ग्राम में है, जबकि हमारे पास कैप्सूल मिलीग्राम में है। तो ग्राम और मिलीग्राम का क्या रिलेशन है, ठीक है, यानी कि ये जो 0.5 ग्राम है ये कितने मिलीग्राम के बराबर है, इसे सॉल्व करने के लिए अब हमें जरूरत पड़ेगी उसी इंफॉर्मेशन की जो मैंने आपको सिखाई थी, और वो इंफॉर्मेशन है हमारी इक्विवेलेंट की। तो इस क्वेश्चन को हम दो स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 इसका है कन्वर्ट द ड्रग ऑर्डर टू ऑन एंड डोज। ऑन एंड डोज में हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसी फॉर्म में हमें देना है, मिलीग्राम में हमें देना है, तो हमें जो फिजिशियन ऑर्डर है उसे हमें कन्वर्ट करना होगा ऑन एंड डोज वाले फॉर्मेट में, जो कि है मिलीग्राम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है इक्विवेलेंट की नॉलेज अब हमारे काम आएगी, और जो मैंने आपसे बात की थी कन्वर्जन फैक्टर की, वो चीज यहाँ पर हमारे इस्तेमाल में आएगी। तो स्टेप 1 हमारा होगा कि कन्वर्ट करेंगे ड्रग ऑर्डर को ऑन एंड डोज में। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें दो स्टेप में फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। ए स्टेप हम इसको ए और बी के नाम देते हैं। ए में हमें मालूम करना है इक्विवेलेंट, यानी कि हमें क्या मालूम करना है, इक्विवेलेंट मालूम करना है कि यानी कि 0.5 जो है किसके इक्विवेलेंट है, कितने मिलीग्राम के इक्विवेलेंट है। तो इसके लिए हम इंफॉर्मेशन मैंने आपको कहा था कि यू हैव टू मेमोराइज मेनी इक्विवेलेंट्स। उसमें से एक ये भी था कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो हम इसमें लिखेंगे एज वी नो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ये हम ऑलरेडी हमें नॉलेज में है, ठीक है। हियर कन्वर्जन फैक्टर इज 1000। मैंने आपको बताया था कि जो भी लार्जर यूनिट में स्मॉलर यूनिट होते हैं उसका कन्वर्जन फैक्टर कहलाते हैं। तो ये कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पर 1000 हो गया। अब स्टेप जो बी है उसमें हमें डिसाइड करना होता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर, यानी कि ये जो कन्वर्जन फैक्टर आया है, अब इस कन्वर्जन फैक्टर से जिस चीजें को हमें कन्वर्ट करना है दूसरे यूनिट में, ठीक है, स्मॉलर यूनिट में या लार्जर यूनिट में, तो वहां पर हमें क्या करना होगा, इस कन्वर्जन फैक्टर की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए तो हमें डिसाइड करना होता है मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। तो याद रखिएगा, ये अपने पास नोट कर लें कि जब भी हम किसी लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब भी हम किसी स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो उन दोनों के दरमियानी जो कन्वर्जन फैक्टर है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हमें जी जो है ग्राम जो है वो हमारे पास 0.5 ग्राम था जो कि लार्जर यूनिट है, और मैं मालूम है कि मिलीग्राम जो है स्मॉलर यूनिट होता है, तो हमने उसका कन्वर्जन फैक्टर निकाल लिया जो कि 1000 था। अब हमें डिसाइड ये करना था कि मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें। तो यहाँ पर चूंकि ग्राम लार्जर क्वांटिटी है, मिलीग्राम स्मॉलर क्वांटिटी है, तो उसे कन्वर्ट करने के लिए मैं कन्वर्जन फैक्टर जो कि 1000 था, इस कन्वर्जन फैक्टर से जिस क्वांटिटी को चेंज करना है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 500 मिलीग्राम। हम ये लिखेंगे 500 मिलीग्राम। तो इस तरीके से 0.5 जो है वो कन्वर्ट होकर, यानी कि ये जो हमारा इक्विवेलेंट था, इट मींस कि ड्रग ऑर्डर इज इक्विवेलेंट टू 500 मिलीग्राम। तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 हमारा, स्टेप 2 में हमें मालूम करना है कि हमें कितने कैप्सूल जो है वो देने हैं, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे डिटरमाइन द नंबर्स ऑफ कैप्सूल टू बी गिवन। इसके लिए हम वापस आ जाते हैं और देखिए यहाँ पे वही फार्मूला ऑन हैंड डोज इज इक्वल टू ड्रग ऑर्डर, ये लिखना है आपको, ठीक है। तो ऑन हैंड डोज हमारे पास क्या है, ऑन हैंड डोज हमारे पास था 250 मिलीग्राम कैप्सूल डोसेज सप्लाई ये था, यानी कि एक कैप्सूल में क्या है 250 मिलीग्राम है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि 500 मिलीग्राम में कितने कैप्सूल होंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर x कैप्सूल लिखा ड्रग ऑर्डर में। और अब हमने क्या किया कि जस्ट ये मिलीग्राम और कैप्सूल को छोड़कर, ठीक है, इन दोनों चीजों को छोड़कर, और हमने क्या लिखा है जस्ट 250 और अपॉन 1 लिख लिया, और इक्वल टू का साइन रखेंगे हम, और 500 अपॉन x हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये x यहाँ पे इस 500 को डिवाइड करा तो इस तरफ अगर मल्टीप्लाई करेगा, ये 1 इधर डिवाइड करा इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो इस तरीके से इस x ने इसको मल्टीप्लाई किया तो 250
x आ गया और इक्वल टू जो है ये 1 से इसको 500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 बनता 500 आ गया यहाँ पर। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, चूंकि x की वैल्यू हमें मालूम करनी है कि कितने कैप्सूल, x मतलब अननोन वैल्यू है, तो इसे हमें मालूम करने के लिए क्या होगा, 250 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करा था, x को इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो पहले से मौजूद वैल्यू को डिवाइड करेगा। तो ये 250 हमने यहाँ नीचे रखा, ठीक है, और इसने 500 को डिवाइड किया तो 250 बना 250 और 250 टू द 500, यानी इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2। और चूंकि इस x के साथ जो है कैप्सूल लिखा था तो वही हमने यूनिट लिख दिया कि 2 कैप्सूल्स। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 2 कैप्सूल्स। आपके लिए तीसरा सिनेरियो, ठीक है, ये तीसरा सिनेरियो भी हमारा जो है एक ही हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे उससे सॉल्व होगा। तो इस सिनेरियो में दिया गया है फिजिशियन ऑर्डर्स एरिथ्रोसिन 500 मिलीग्राम, द क्लाइंट हैज oral suspension of 250 milligram per 5 milliliter, how many milliliters are to be given। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें वही फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ पर ओन एंड डोज हमें क्या है, ये हमें मालूम है कि ओन एंड डोज हमारे पास है 250 मिलीग्राम पर 5 ml और ड्रग ऑर्डर में हमें कहा गया है 500 मिलीग्राम, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि 500 मिलीग्राम में कितना ml आएगा, इसलिए हम इसको x ml सपोज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस मिलीग्राम मिलीलीटर को छोड़ते हुए हम 250 अपॉन 5 लिखेंगे और यहाँ पर 500 अपॉन x लिख लेंगे। अब हमने जस्ट क्या किया है कि मिलीग्राम और मिलीलीटर को छोड़ दिया है और उसके अलावा बाकी वैल्यूज एज इट इज लिख ली हैं। तो आप भी बिल्कुल एज इट इज अगर करते जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको मालूम है कि नेक्स्ट उसमें हम क्या करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम क्या करते हैं कि यहाँ की जो डिनोमिनेटर है इक्वल टू के इस तरफ के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा x से 250 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 x हो जाएगा इक्वल टू के नीचे आप इक्वल टू ही लिखेंगे, ठीक है, और इस 5 से 500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 500 into 5। ओके जी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू मालूम करनी है तो हम x को यहीं पर रहने देंगे और ये जो 250 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल टू की दूसरी जानिब जाकर पहले से मौजूद वैल्यू को डिवाइड करेगा। तो 500 को हम 5 से मल्टीप्लाई करके नहीं रखते, अभी आपको आसानी का मालूम हो जाएगा क्यों आसान ये हमने ऐसा किया है। इस 250 से यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, इस 250 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दें और 25 बना 25 टू द 50। तो इसलिए हमने इसको 500 से 5 को मल्टीप्लाई करके नहीं रखा था कि बड़ी वैल्यू हो जाती और मैं डिवाइड करने में मुश्किल होती, लिहाजा हमने क्या किया इसको एज इट इज रखा था। अब हमने ये देखा और वैसे भी आपको मालूम है कि 250 का डबल जो है 500 होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया और मजीद सिंपल करने के लिए हमने क्या किया था कि 0 से 0 को कैंसिल किया, अब 25 यहाँ 25 बचा और यहाँ 50 बचा, इसको हम डिवाइड करें 25 टू द 50 और अभी जो 2 बचा है इस तरफ इक्वल टू के ये इनटू की दूसरी तरफ 5 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 10, ठीक है। और ये चूंकि x की वैल्यू आई है तो x के साथ यूनिट क्या था, मिलीलीटर था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे मिलीलीटर। इसका मतलब ये हुआ कि v जो हमसे सवाल किया गया था कि हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर टू बी गिविंग, तो हमारा आंसर होगा देयरफॉर 10 मिलीलीटर्स आर टू बी गिविंग। जिस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन किया था उसी फॉर्म में हाउ मेनी की जगह आपने 10 मिलीलीटर लिख दिया, बाकी एज इट इज लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया। तो यूं जो है आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आपने देखा कि हमने टैबलेट को भी फॉर्मेट भी सॉल्व किया, ठीक है, उसके बाद कैप्सूल फॉर्म भी हमने सॉल्व करके आपको दिखाया और अब ये हमने सिरप फॉर्म दिखा दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं चौथे सिनेरियो की तरफ जो कि इंजेक्शन की फॉर्म में है और इंजेक्शन की फॉर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर तो हमारे आम तौर पर जो फिजिशियन होते हैं वो सेम ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे नर्सरी है, बच्चों की नर्सरी है और इसके अलावा आईसीयू सीसीयू है, तो वहाँ पर हमें
जो है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कि वहाँ पर बहुत माइन्यूट सी मिकदार जो है वो इंजेक्शन की वो हमें डाइल्यूट करनी होती है या हमें उसको इंजेक्ट करना होता है क्लाइंट को बाज़ औक़ात, तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है। तो चाहे कुछ भी हो, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो, वो यही हम सेम फार्मूला इस्तेमाल करते हुए ऑन एंड डोज ड्रग ऑर्डर हम इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। तो हम चलते हैं चौथे सिनेरियो की तरफ जो कि इंजेक्शंस के बारे में है। नेक्स्ट हमारा सिनेरियो जो कि इंजेक्शन के लिए है, ए फिजिशियन ऑर्डर्स इंजेक्शन XYZ 20 मिलीग्राम, द क्लाइंट हैज द इंजेक्शन ऑफ 40 मिलीग्राम पर 2 ml, हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर टू बी गिवन। अब इसमें हमें एक इंजेक्शन फॉर्म में दे दिया गया है, ठीक है। आपको मालूम है कि इंजेक्शन जो है वो दो फॉर्म में आता है हमारे पास, एक जो है वो वाइल की फॉर्म में आता है, ठीक है जी, ये हमारा वाइल होता है, और एक जो है वो एम्पुल की फॉर्म में, ठीक है। तो आमतौर पर इसमें वाइल में जो इंजेक्शन आते हैं वो पाउडर फॉर्म में होते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं एम्पुल की सूरत में, ठीक है जी। ये होता है हमारा एम्पुल। तो हमें जो सिनेरियो दिया गया वो ये दिया गया है कि फिजिशियन ने ऑर्डर किया है कि इंजेक्शन 20 मिलीग्राम आपको लगाना है, उसने ये ऑर्डर कर दिया। अब हम क्लाइंट के पास लगाने के लिए गए इंजेक्शन, और उसके पास जो उधर इंजेक्शन हमें दिया वो इंजेक्शन था 40 मिलीग्राम का था और एक एम्पुल में था, और उसमें जो है 2 ml था, यानी ये 2 या जो क्वांटिटी होती है उस पे लिखा हुआ था कि इसमें 2 ml है, ठीक है जी। अब हमें लगाना है इसको 20 मिलीग्राम, तो हम किस तरह से लगाएंगे, कितना मिलीलीटर इसमें हम फिल करेंगे। ये सिंपल क्वांटिटी मैंने ली है, लेकिन इसमें डिफिकल्ट क्वांटिटीज भी आ सकती हैं, तो पहले ये समझ लें, उसके बाद हम एक डिफिकल्ट वो ले लेंगे प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला में वही इस्तेमाल करना है कि ऑन एंड डोज इज इक्वल टू ड्रग ऑर्डर, ठीक है जी। यहाँ पर हम ऑन एंड डोज में ये लिखना आपको आना चाहिए जरूर कि ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये हमारी ऑन एंड डोज होती है जो कि क्लाइंट के पास होता है, ये हमारे हाथ में जो इंजेक्शन है वो, तो वो जो है 2 ml में 40 मिलीग्राम है, तो 40 मिलीग्राम पर 2 ml हम लिखेंगे इज इक्वल टू हम लिखेंगे ड्रग ऑर्डर को। ड्रग ऑर्डर में हम क्या करेंगे 20 मिलीग्राम जो कि डॉक्टर ने ऑर्डर किया, लेकिन हमें ये नहीं मालूम उस वक्त कि कितना मिलीलीटर हमें भरना है सिरिंज में, क्योंकि ml में हम भरेंगे सिरिंज में तो ही हम इंजेक्ट कर सकेंगे, मिलीग्राम में कभी भी आप उसको ले नहीं सकते, मिलीलीटर या सीसी में आप लेंगे, तो इसलिए हमें इसको मालूम करना जरूरी है। ये लिखा हमने, उसके बाद अगले स्टेप में वही तरीकेकार के मिलीग्राम और मिलीलीटर वगैरह छोड़ते हुए हमने जस्ट 40 और अपॉन 2 लिख दिया, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 20 और x का x हमने लिख दिया, और अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस x ने इसको मल्टीप्लाई किया तो 40x हो गया, ये 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 20 × 2 लिख दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें x मालूम करना होता है, ये 40 से मल्टीप्लाई करा है इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड करेगा, तो ये 22 मल्टीप्लाई हो गया 40 हो गया, और ये x जो इक्वल टू के दूसरी तरफ गया था डिवाइड कर रहा है, तो 40 से 40 को डिवाइड किया 40 × 40 40 × 40 तो 1 हमारा आंसर हो गया। A physician orders injection Clefran 62.5 milligram BD, ओके जी। ऑन हैंड डोज इज, इसमें हम इसको IV कर देते हैं IV BD, ठीक है। ऑन हैंड डोज इज injection Clefran 250 milligram with an ampoule of 5 cc distilled water, how many milliliters should be given, or cc cubic centimeter should be given। यहाँ पर सिनेरियो में हमें 5 cc डिस्टिल वाटर दिया गया है, 5 cc पूरे का पूरा हम उस वाइल में डाल देते हैं, ठीक है, और उसको डिसॉल्व कर लेते हैं, तो कंप्लीट जो हो जाएगा वो 250 मिलीग्राम हो जाएगा 5 cc में, इसलिए हमने यहाँ पे ऑन एंड डोज में 250 मिलीग्राम पर 5 cc लिखा है, और ड्रग ऑर्डर में हमें मालूम है कि 62 मिलीग्राम कहा है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था, ये नहीं मालूम हमें कि कितना सीसी हमें सिरिंज में भरना होगा, कितना सीसी हम सिरिंज में भरेंगे तो 62.5 मिलीग्राम हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मिलीग्राम और सीसी को छोड़कर हमने लिख दिया है, नंबर लिख दिए हैं सिर्फ, ठीक है, 250 पर 5, और
इक्वल टू 62.5 और इसमें से मिलेगी खत्म करके सीधी खत्म करके x लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x को मल्टीप्लाई करेगा 250x हो जाएगा, 5 यहां पे जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 62.5 * 5, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको फर्दर हम डिसॉल्व मतलब इसको सॉल्व करते हैं तो 250 हमें यहाँ नहीं चाहिए कि हमें x मालूम करना है, तो x को हम अकेला रखेंगे यहाँ पर, ये डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड करेगा। इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 312.5 और नीचे है यहाँ पर 250 से डिवाइड हमने किया, डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.25 cc। Hence x is equal to 1.25 cc, ये हमारा आंसर आया। तो हमारे पास सवाल ये था कि हाउ मेनी मिलीलीटर और सीसी शुड बी गिवन, तो हम आंसर में लिख देंगे 1.25 cc शुड बी गिवन इन 1 डोज। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो पिछले जो मैंने सिनेरियो लिए थे उसमें बहुत इजी होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का अगर डिफिकल्ट भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ये फार्मूला लगाएं और इस तरीके से आप बिल्कुल सीक्वेंस वाइज अगर आप सॉल्व करते चले जाएंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये तमाम जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई है ये आपके ना सिर्फ ये कमीशन के जो एग्ज़ाम हमारे होने वाले हैं उन कमीशन के एग्ज़ाम में काम आएगा, बल्कि इसके अलावा अगर कहीं पे भी आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, किसी प्राइवेट इदारे में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपके काम आएगा। और इसके अलावा ये एक पार्ट भी है हमारे जैसे जो जेनेरिक नर्सिंग है उसके 3rd सेमेस्टर का, तो ये उन तमाम स्टूडेंट्स की भी ये जो है हेल्पफुल होगा उनके लिए भी और उसको समझने के लिए, क्योंकि ये भी हमारे जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं उसका एक हिस्सा होता है। उम्मीद है आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। मैं अब आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस दूंगा और उसके जो है आंसर भी मैं आपको दे दूंगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।